always believe that something wonderful is about to happen. Hello achievers, this is Shivam here. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी ले ली है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे कि अब पोटेंशियल में धीरे धीरे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उससे पहले इस लेक्चर में हम इसके कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके देखेंगे कैसे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग अ 1 कूलम माइक्रो चार्ज are placed at along the y axis at 1, 2, 4 and 8 मीटर। मतलब कि इसने बोला कि इसके पास एक y एक्सिस है जिसमें यहाँ पर इसने y इक्वल टू 1 पर, y इक्वल टू 2 पर, देन y इक्वल टू 4 पर, देन y इक्वल टू 8 तक इस तरीके से क्या कर रहा है, ये चार्जेस को रखता जा रहा है। कितने चार्ज? 1 माइक्रोकूलम। दिस इज 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, इस तरह से यहाँ पर रखता जा रहा है और इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। अब उसने क्या बोला कि इसने ओरिजिन के ऊपर भी 1 कूलम चार्ज रख दिया है इस O पर, तो इस पर क्या निकालना है? टोटल फोर्स निकालना है। प्लेस्ड एट ओरिजिन इज इतना, फोर्स भी हमें गिवन है कितना, F इज इक्वल टू x इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज एंड गिवन डेट दिस। ये क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली हमें फोर्स की वैल्यू ही निकालनी है और उसमें से x निकालना है कि ये कितना होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2021 में, वो भी मार्च अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब देखो बेसिकली हम जानते हैं कि किसी दो चार्ज के बीच का फोर्स कितना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमने सीखा हुआ है फॉर्मूला, इसका यूज करना है, आंसर निकालना है। देखो कैसे, मुझे यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है, मतलब मुझे यहाँ पर इसकी वजह से भी फोर्स निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से भी निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से भी, और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम एफ नेट। एफ नेट क्या होगा, के इसको मान लेते हैं हम Q, और यहाँ पर ये Q1 Q2 इस तरह से हम चार्जेस को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा फोर्स, देखना K Q Q1 बाय R स्क्वायर। अब R कितना है यहाँ देखो, इसके लिए R मेरा है ओनली 1, और यहाँ पर Q1 कितना है, Q मेरा यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम है, इंटू Q1 कितना है यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम। तो ये 10⁻⁻6 किसका आ गया, माइक्रो का आ गया। अब यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ओनली 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस K अगेन, Q कितना है फिर से 1 एंड Q2 कितना है 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितनी है इसके दोनों के बीच की, यहाँ पर y इक्वल टू 2 गिवन है, मतलब कि 2 का स्क्वायर। अगेन एक और देख लेते हैं, यहाँ पर k इंटू Q इंटू Q3। अब Q3 कितना गिवन है मुझे यहाँ पर, अगेन 1 माइक्रोकूलम, सभी 1 माइक्रोकूलम में गिवन है, तो सिंपल -6 अपॉन इनकी इसकी डिस्टेंस कितने गिवन है मुझे 4। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, इससे और आसान दिखेगा। देखना अब क्या करना है, 2 स्क्वायर का स्क्वायर करना है, मतलब 2 की पावर कितनी हो गई मेरी 4 हो गई, और ये सिलसिला अनंत तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक ये चलता ही जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पर कोई एक चीज कॉमन दिख रही है, k एंड 10⁻⁻6 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो, k इंटू 10⁻⁻6, तो अंदर क्या बचा 1 बाय 1 स्क्वायर, 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 बाय 2 4, 1 बाय 2 8, और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। थोड़ी यहाँ पर 2 6 आएगा, इस तरीके से यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक जीपी बन रही है। क्या बन रही है, ये एक जीपी बन रही है जिसका R कितना गिवन है मुझे 1/4 गिवन है, 1/2 स्क्वायर कितना होगा 1/4 होगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कि इनफाइनाइट जीपी का अगर मुझे सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है A/1 R। अब ये पुट करेंगे तो किसकी निकल के आ जाएगी, इस पूरे की निकल के आ जाएगी। बेसिकली हम मैथमेटिक्स के बच्चे हैं तो इतनी तो चीजें हमें आसानी से आती ही है। तो यहाँ पर इस सबका सम कितना आएगा, देखना फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1, तो 1 - 1/R यानी कि 1/4, तो ये मेरा बन के आ गया 4/3। सिंपल आंसर हो गया 4/3। अब क्या करना है, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास, ओनली 4/3 निकल के आ गई। तो देखो एफ नेट कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू k इंटू 10⁻⁻6, k कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁻9, ये गिवन है हमें 9 इंटू 10⁻9 एंड 10⁻6, देन यहाँ पर मुझे कितना गिवन इसका आंसर 4/3 गिवन है।
देखो यहाँ पर कितना आया, 3 ने 3 इसको मार दे, कितना बचा ओनली यहाँ पर 3, तो 4 3 12 एंड यहाँ पर कितना बचा 10 टू पावर 9 एंड -6, टोटल बचा यहाँ पर ओनली 3, दिस इज न्यूटन। और ये हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पर, एफ नेट निकल के आ गया। अब इसको यहाँ से कंपेयर करो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 10 टू पावर 3 न्यूटन तो ये रहा, अंदर कितना बचा यहाँ पर ओनली x, तो x कितना बचा मेरा यहाँ पर 12, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। बेसिक पूरा सिंपल था, यहाँ पर कुछ इतना टफ नहीं था, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किसके लिए, यहाँ पर जीपी के लिए। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट्स A एंड B, 2 पॉइंट गिवन है A और B, वहाँ पर चार्जेस Q1 Q2 रखे हुए हैं ऑन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, जैसे कि दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ पर गिवन है, और द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नेट, वो किसके परपेंडिकुलर है, इस हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है। तो देन हमें निकालना है यहाँ पर Q1 अपॉन Q2, हमें बेसिकली Q1 बाई Q2 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब बेसिकली हम जानते हैं कि इसकी वजह से यानी Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, जिसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर E1, और Q2 की वजह से कहाँ आएगी, कुछ इस तरीके से E2 आएगी। ये बात तो अच्छे समझ में हमें आती है। अब E1 क्या होगा देखना यहाँ पर, E1 इज K Q1 बाय x1 स्क्वायर एंड E2 इज K Q2 बाय x2 स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान सी बात थी जो हमने सीखी हुई है। अब यहाँ पर देखो सबसे मेन बात ये थी कि जो इसका नेट आ रहा है, जो इसका नेट मान लेते हैं कि E आया है, वो किसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। अब ये क्या कहना चाह रहा है समझो इस चीज को, कि यहाँ पर जो नेट आया है ये वाला, वो किसके परपेंडिकुलर है, इस हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ एक बार वापस आपको, कि यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगल गिवन है, ये यहाँ से मेरी निकल के आ रही है E1 और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है E2, और इसका जो नेट निकल के आ रहा है वो परपेंडिकुलर किसके है, इस हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब समझो कि अगर हमने यहाँ पर इसका नेट निकाला तो मान लेते हैं कि एंगल कितना आया होगा, थीटा आया होगा। तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले बताओ। टेन थीटा इज सिंपली यहाँ पर देखो E1 बाय E2 हो जाएगी। ये बात तो अच्छे समझ में आती है, क्योंकि ये E1 है तो ये भी E1 होगा। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, लेंथ बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय द बेस होता है। तो यहाँ देखो अब ये मेरा थीटा है, तो ये क्या होगा यहाँ पर बेसिकली, ये मेरा थीटा हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर थीटा बन जाएगा। बात समझ में आती है। इस तरीके से ट्रायंगल है ना ये वाला, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये 90 तो ये भी 90, और ये यहाँ पर थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया फिर से 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब इस ट्रायंगल में देखो ये हमें x2 गिवन है और ये हमें x1 गिवन है। अब तो काम हो गया। देखो अगर मैं यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा निकालता हूँ इस ट्रायंगल में, क्या निकालता हूँ, tan 90 माइनस थीटा, वो कितना आएगा x1 बाय x2, दिस इज x1 बाय x2, और ये किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot थीटा। तो यहाँ से मुझे बताओ कि tan थीटा कितना हो गया, जस्ट अपोजिट x2 बाय x1। काम आसान हो गया। अब देखो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू गिवन है और ये किसके इक्वल होता है, E1 बाय E2 के। तो E1 बाय E2 कितना होता है मेरा, बेसिकली यहाँ पर देखो K Q1 बाय x1 स्क्वायर, एंड नीचे किसको डालना है, K Q2 बाय x2 स्क्वायर को, तो K Q2 बाय x2 स्क्वायर। K ने K को मार दिया, सामने कौन था, ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा, x2 बाय x1 के इक्वल होता है। अब देखो एक x1 से यहाँ पर एक x1 कट गया और एक x2 से यहाँ पर एक x2 कट गया। हमें क्या निकालना था, बेसिकली यहाँ पर हमें निकालना था Q1 बाय Q2। तो यहाँ पर देखो कितना आता है, Q1 बाय Q2। अब ये दोनों कट गए तो ये कहाँ जाएगा, ये वाला x1 ऊपर जाएगा, तो x1 बाय x2, दिस इज योर आंसर, एंड आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। x1 बाय x2 इज इक्वल टू Q1 बाय Q2। बेसिक सा क्वेश्चन था, इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आ रही है वो इसके परपेंडिकुलर है, जो नेट आ रही है वो इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो नेट यहाँ से tan थीटा निकल के आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है 90 है। अब पूरे ट्रायंगल जाकर देखा तो कितना आया, tan 90 माइनस थीटा, x1 अपॉन x2 जो cot थीटा होता है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 बाय x1 मिलेगा, जो इसके ही इक्वल होता है, आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक था लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोल रहा है कि कंसिडर द फोर्स एफ ऑन अ चार्ज क्यू ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर कैरिंग चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। एक ये बात बोल रहा है कि हमारे पास एक थिन चार्ज्ड होलो शेल दे रखा है। शेल मतलब क्या है, अंदर से होलो स्फेयर है। इस पर टोटल कितना चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से बिखेरा हुआ है और इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, यहाँ पर कैपिटल आर इसकी रेडियस गिवन है। और इससे कहीं भी आर डिस्टेंस पर, मान लेते हैं यहाँ कहीं कोई भी आर डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है क्यू, क्यू क्यू क्यू, हाँ क्यू रखा गया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। मतलब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा गया है और कहीं भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो हमें निकालना है फोर्स जो होता है के क्यू इनटू बाय आर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है जो हमने पूरा अच्छे से सीखा हुआ है होलो शेल के लिए, सॉरी होलो स्फीयर के लिए। जब हमारा यहाँ पर आर हम जानते हैं कि लेस देन आर होगा तो अंदर चार्ज होगा ही नहीं, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। जब मेरा आर इक्वल टू आर होगा तो फोर्स हो जाता है सिंपली के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और जब मेरा आर ग्रेटर देन आर होगा तब मेरा फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये सब कुछ तो हमने अच्छे से सीखा हुआ है। सॉरी के क्यू क्यू, इस तरीके से फोर्स निकालना तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बेसिकली फोर्स क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सीखा था। या फोर्स निकालना तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो ये सब कुछ तो हमने सीखा हुआ है। अब इससे तो हमें आंसर निकालना है। यहाँ बोल रहा है कि वैल्यू इसकी ये हो जाएगी, मतलब थर्ड वाले केस वाली वैल्यू हो जाएगी सभी आर के लिए। नॉट पॉसिबल, हो ही सकता है ऐसा, तो पॉसिबल ही नहीं है। एफ की वैल्यू ये हो जाएगी फॉर एफ ग्रेटर देन 0 एंड फॉर आर लेस देन आर। आर लेस देन आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यही पॉसिबल नहीं है। और थर्ड बोल रहा है कि दी वैल्यू बनेगी कब, जब आर मेरा ग्रेटर देन होगा आर। बिल्कुल सही, ये वाला केस यहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है बिल्कुल। और फोर्थ बोल रहा है कि ये वैल्यू आएगी आर लेस देन आर। फिर से वही बात है, आर लेस देन आर पर तो वैल्यू हमारी फोर्स की 0 हो रही है, तो ओनली यहाँ पर एक स्टेटमेंट सही है, वो वाला हमारा है सी वाला। तो बिल्कुल ऑब्जर्व वाला क्वेश्चन था। फ्री के नंबर थे यहाँ पर, कब पूछा गया, जेईई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गिवन है कि टू चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो लंबी लंबी बहुत इनफाइनाइट की शीट गिवन है हमें। हम जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है शीट्स की वजह से कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। और क्या होती है, बिल्कुल कांस्टेंट होती है। और इंटरसेक्टेड राइट एंगल, मतलब कि इनको दो प्लेट ली इनफाइनाइट, उनको इस तरीके से राइट एंगल पर रख दिया है। अब which of the following best represent the electric field lines for this system? इस सिस्टम में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी उसको सबसे अच्छा रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई है प्लस सिग्मा की, इसके परपेंडिकुलर में दूसरी प्लेट रखी हुई है माइनस सिग्मा की। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है आर्बिट्ररी पॉइंट, तो यहां पर इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, पॉजिटिव से हमेशा दूर भागती है ना, ऊपर की तरफ होगी, बहुत बढ़िया। और नेगेटिव से कहां होगी, ये इस तरफ, यानी कि अंदर की तरफ होगी। यही बात बिल्कुल सही है। अब मैं बात करता हूं कि इसका नेट कहां होगा, व्हाट मीन ऑफ नेट, मतलब कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर देखो क्या गिवन है कि सिग्मा प्लस ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और नेगेटिव प्लेट के लिए क्या होगी, कम होगी। मतलब कि ये वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, मतलब नेट कहीं कहां आएगा, ज्यादा ऊपर आएगा, इस तरीके से कहीं ना कहीं ऊपर नेट आएगा, ऊपर की तरफ, ना कि इस तरफ। झुकाव इसका कहां होगा, मैक्सिमम ऊपर की तरफ होगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं ये पॉइंट यहां भी लेता हूं तो भी इसका नेट कहां आएगा, ऊपर की तरफ भी होगा, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, अगर मैं पॉजिटिव प्लेट के लेके चलता हूँ तो ये प्लस के लिए, और E2 मान लेता हूँ नेगेटिव प्लेट के लिए, तो सिग्मा माइनस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू तो सेम है यहाँ पर, बट सिग्मा प्लस क्या है, ज़्यादा है। ये ज़्यादा मतलब इसकी फील्ड भी ज़्यादा होगी, और ये ज़्यादा है मतलब कि यहाँ पर नेट आएगा वो किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका नेट कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम ऊपर की तरफ जा रहा है। ये प्लस वाले का नेट है और यहाँ पर माइनस सिग्मा वाले का नेट है, तो नेट कहाँ जा रहा है बेसिकली, क्योंकि ये ज़्यादा है तो नेट ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम कहाँ एनकाउंटर हो रही है, ऊपर की तरफ। लग रहा है यही आंसर आना चाहिए। और ऊपर से यहाँ पर देखो कि हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि हमेशा वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर मैक्सिमम जाएगा, इस तरीके से। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर कैसे आ रही है, तो यहाँ देख लो,
यहाँ अगर पॉइंट लेते हैं तो पॉजिटिव के लिए कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, नेगेटिव के लिए कुछ यहाँ आएगी, ठीक है। नेट कहाँ निकालेंगे, कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। यहाँ देख लो, यहाँ कैसे होगी, पॉजिटिव की वजह से नीचे की तरफ, नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ। यहाँ देख लो नेट कहाँ आया, इस तरीके से ऊपर की तरफ। यहाँ भी देख लेते हैं, और ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, नेट कहाँ आया, अंदर की तरफ। मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके की शेप बन रही है, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, इस तरीके से देखो, दिख गया। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरी जगह जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरी जगह पर जाने की, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ये था तो चपटा था, जबकि हमें क्या बनाना है, इस तरह से चपटा बनाना है। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बेसिकली ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि डी हो गया। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस खत्म हुए जो पास्ट ईयर में पूछा गया, जैसे कि ये वाला आया हुआ था JEE 2020 में। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।